तो हेलो भाई लोग, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पर। जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं जाकर ज़रूर देख लें। और लोगों कैसा है, किसी लोगों को मतलब कई लोगों को पसंद आ रहा है और कई लोग बोल रहे हैं पुराना वाला ही अच्छा था। तो इस वीडियो में कमेंट करके बता देना मतलब पहला वाला अच्छा है या अभी वाला। खैर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इस ग्रे बीस्ट के लिए, जो कि एक फाइटिंग स्पिरिट है, काफ़ी भयंकर फाइट होती है और फाइनली किन टियान अंकल के हाथों में ये लग जाता है। अब आगे इन सभी को देखकर भी ग्रे बिस्ट कहती है तुम लोग, इसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था। किंटियान तुरंत इस ग्रे बिस्ट से कहता है तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, तुम हम सभी लोगों को मिलकर नहीं हरा पाओगी। किंटियान फील करता मानो इस ग्रे बर्ड के पास कोई फाइटिंग स्किल हो, पर पुराने अगर इतिहासों को देखा जाए तो ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं था कि मतलब एक मैजिकल बीस्ट या अनडेड बीस्ट फाइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करे। तभी इन लोगों की हाउकिंग बताता है कि इसने तो सोलोमन और वांडू सेक्ट में फाइट होने दिया, ये काफी होशियार है। किंटियान कहते हैं हाँ, इसका जो बुद्धिमत्ता है यानी विजडम जो है इंसानों से कम नहीं है। किंटियान पीछे खड़े हो जाते हैं और इनके जो साथ के 9 भागीदार लोग थे वो अपने पावरफुल डाउकी से अब इस ग्रे बीस्ट से फाइट करने लगते हैं। और ये किंटियान चुपचाप इस ग्रे बर्ड के मतलब फाइटिंग स्टाइल और मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। किंटियान इस समय अपने मन में सोचते हैं किंग जुआनलिंग ने इनको कोई तो टेक्निक दी थी पर इसे ये यूज नहीं करना चाहते थे। ग्रे बीस्ट जैसे एक स्पेशल मूवमेंट करती है, नीचे का जो लावा वर्ल्ड था मानो अभी फ्लक्चुएट करने लगता है। ऐसा लग रहा था यहाँ पर नीचे एक अलग ही स्पेस हो। और इस भयंकर फ्लक्चुएशन को देख करके अंकल किंटियान अपने नवों लोगों कहते हैं पीछे हटने को। तभी अचानक से लावा वर्ल्ड में से एक भयंकर तलवार निकलती जो लगभग 100 फीट हाइट की होगी और ये पूरी तरह से लावा फ्लेम से कवर्ड थी। और इसका जो टेक्निक था इसे देखकर बाकी लोग हैरान थे क्योंकि ये होली फाइटिंग स्किल था। अब ये सभी लोग यहाँ से भागना चाहते थे पर अब काफी लेट हो चुका था। ये मूव वगैरह हैरान थे कि एक फाइटिंग स्पिरिट इस प्रकार की टेक्निक को कैसे मास्टर कर सकता है। इस टीम का डेप्यूटी लीडर येमो था। सभी लोग जब ये सभी लोगों से बोलता है तो सभी लोग अपनी पावर इसके बॉडी में भेजने लगते हैं। इसका पावर बेसिकली अभी 9 स्टार डाउडी के 9 पीक चेंज पर होता है और ये भी इस अटैक को काउंटर करने के लिए एक पावरफुल अटैक जुआनटियान व्रैथफुल स्पिरिट हैंड का यूज करता है। येमो ने भी जो अभी टेक्निक यूज की थी ये भी एक होली रैंक की फाइटिंग स्किल थी। इस अटैक को देख करके ग्रे बर्ड कहती लगता है इंसानों के पास भी अच्छा टैलेंट है। अब फाइनली ये दोनों अटैक टकराते हैं। इतना भयंकर फ्लक्चुएशन होता है पर जो लावा वर्ल्ड था बिल्कुल भी कांपता नहीं है। इधर जियोकी वगैरह को बाकी सारे कई मतलब ट्रेजर्स मिलते हैं क्योंकि ये लोग यहाँ से निकल चुके थे। इधर सोंगयू के था मेरे हिसाब से सोलोमन, वांडू क्लैन और एम्परर जुआनलिंग के बीच में जो पहले काफी अच्छे रिश्ते थे शायद ये बेकार हो चुका है। मुझे जाकर ये अपने मास्टर को बताना पड़ेगा। मैंगफे भी जब इस फ्लक्चुएशन को फील करता था ये कहता है ये तो होली लेवल का फाइटिंग स्किल है। इधर जियान वगैरह जो काफी डेप्थ में होते हैं इस पैलेस के, ये भी इस ऑरा को फील करके हैरान थे। इस ऑरा को फील करके अंकल रैबिट यानी कि वो जो लेडी रहती है यूं तो बोलती है ग्रे बर्ड ने सही में अपना मतलब जो वादा था इतने सालों तक मेंटेन रखा है। अभी भी जियान वगैरह फिर भी इनहेरिटेंस वाले जगह पर नहीं पहुंच पाए थे। इधर येमो जो रहता है इस अटैक के कारण खून की उल्टी करने लगता है पर इस अटैक के कारण इमोर्टल घोस्ट बर्ड को कुछ नहीं हुआ था। इस समय येमो और किंटियान काफी चिंतित थे एक ही बात से कि एक बर्ड फाइटिंग स्किल या मैजिकल बिस्ट नॉर्मली फाइटिंग स्किल को मास्टर नहीं करते पर ये ग्रे बर्ड बिल्कुल अलग था। ग्रे बर्ड इनकी भावनाओं को समझ जाती है और कहती क्या तुम्हें क्या लगता है ह्यूमन ही बस फाइटिंग स्किल को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम है क्या। ग्रे बर्ड भी सोच रही थी एक मौका का फायदा उठा करके इन लोगों को मतलब इनकी सहायता से ये यहाँ से बाहर निकल सके और ये शायद एक प्लान बना लेती है। अब येमो क्योंकि इस ग्रे बर्ड को संभाल नहीं पा रहा तो किंटियान से कहता हम क्या करें। किंटियान कहते हैं मेरे पास एक तरीका है। किंटियान कहता तुम मेरे साथ चल सकती हो। ये बोलती है क्यों। ये कहती है मैं तो यहाँ की गार्जियन हूँ और तुमने इस एरिया को इन्वेट किया, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं। किंटियान इससे कहता है अगर तुम हमें फॉलो करो तो हम फेरी मून इनहेरिटेंस को नहीं छोड़ेंगे, पर इस चीज को भी ये रिजेक्ट कर देती है। किंटियान कहता है तुम अगर हमारे साथ चलोगी तो हम इनहेरिटेंस वाले जगह के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे और वैसे भी तुम काफी लंबे समय से यहाँ पर फंसी हुई हो। किंटियान स्माइल करता है और कहता है हालांकि तुम काफी स्ट्रांग हो। किंटियान एक स्पेशल टेक्निक का यूज करता है और डायरेक्टली इस इमोर्टल बर्ड को खा जाता है। ग्रे बर्ड को इसका भनक भी नहीं लगता है, मतलब ये सरप्राइज हो जाती है। उसके बाद किंटियान से वो कहता है यहाँ से निकलो। की हाउकिंग भी ये देखकर हैरान था। की हाउकिंग यहाँ से निकल जाता है और वो वहां पर जाने लगता है जहां पर जियान और बाकी लोग गए थे। कुछ महीने बीत जाते हैं जब से रुइंस खुला था। फेंटियान के साथ अच्छा रिलेशन होने के बाद हुआंग जिन भी अब काफी ज्यादा खुश रहती हैं, यानी वान हुआ पवेलियन की मास्टर। हुआंग जिन अपनी सेविका यानी डेप्यूटी लीडर ऑफ वान हुआ पवेलियन से कहती हैं हुआ यून से अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाकी तुम्हें ही मैटर संभालने पड़ेंगे। और ये कहती है कि जब ये पवेलियन मतलब जब ये सेक्ट कंपटीशन खत्म हो जाएगा सुपर सेक्ट वाला तो मैं फेंटियान और बिंग सुई यानी पॉइजन सेक्ट वाली जो वुमेन है मास्टर, हम तीनों दुनिया घूमने के लिए निकल जाएंगे। हुआ यून कहती है ठीक है मैं पवेलियन को संभाल लूंगी। इस समय पॉइजन सेक्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पर पॉइजन सेक्ट मास्टर बिंगजिन होती हैं। इनसे एक मतलब मिडिल एज वुमेन काफी गुस्सा होती है। जो लिंग इनसे बात कर रहा होता है। बिंगजिन भी वही सेम चीज यहाँ पर कहती है कि मैं अब जा रही हूँ पॉइजन सेक्ट को छोड़ के क्योंकि वैसे भी मेरा फेंटियान हस्बैंड है। झाओलिंग कहता है क्या फेंटियान सच में आपका हस्बैंड है, वो तो मतलब आपसे मिला भी नहीं शादी के बाद।
जो लोग भी अब समझ जाता है कि इनकी सेक्ट मास्टर को ये मना नहीं सकता है। अब इधर फेंगजियान पवेलियन को दिखाया जाता है। यहाँ पर मास्टर फेंटियान बैठे हुए थे और इनको मतलब बाकी सारे न्यूज वगैरह मिल गए रहते हैं। इधर फिर से सीन शिफ्ट होता है और गुआंगलन आइसलैंड को दिखाया जाता है। यूतू सभी को बताता है कि हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। यूतू कहता है अगर तुम लोग उस मैटर को सॉल्व नहीं कर पाओगे तो इस लड़की को इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा। इस समय इसकी आवाज में भी एक अलग ही सीरियसनेस होती है। यहाँ पर जियान को दो फैमिलियर फिगर मिलते हैं। एक तो वो डेमन वेल जिसको जियान ने ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट किया था, टर्बुलेशन ब्रेक करा गया, और दूसरे किंग जिनसेंग जिसका जियान ने ही हेल्प किया था। पर जिनसेंग यहाँ किसी काम से बाहर निकल जाते हैं। जिनसेंग जियान से कहता है अरे यार मैंने तुमको प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें फाइटिंग स्पिरिट दिला दूंगा, पर वो फाइटिंग स्पिरिट उसका इरादा ही कुछ और है। अब जियान भी अफसोस कर रहा था कि मैंने इनका मदद फ्री में कर दिया। हालांकि जियान को जिनसेंग की बॉडी मिल गई थी फिर भी। अब डेमन वेल जियान वगैरह की तरफ ध्यान से देखने लगती है और ये कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग इस जगह पर पहुंच पाओगे। जियान और डेमन वेल चिट चैट करने लगते हैं। तभी बीच में यूतू बोलता है ये सब तो होता रहेगा, और ये जियान से पूछता है तुम्हें मालूम है तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है? क्योंकि जियान को किंग जिनसेंग ने पहले ही बता दिया। तो जियान बोलता है शायद वो दो एविल क्लैन वाले बंदों के लिए। पर यूरू और यिंगिंग हैरान थी क्योंकि जियान ने इनको बताया था कि जो एविल क्लैन वाले बंदे हैं ये डाउडी पीक पर थे और ये लोग तो अभी भी 6 स्टार डाउडी पर ही अटके हुए हैं। पर डेमन विल कहता है जियान से कि इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बस इस लड़की को अगर तुम उस एविल क्लैन वालों को मार दोगे तो इस लड़की को इनहेरिटेंस मिल जाएगा। यूतू जियान से कहता है कि उस इनहेरिटेंस को तो जिसके पास उसका मार्क है, इनहेरिटेंस है, वही टच करता है। इवन मैं क्या, कोई भी इसे टच नहीं कर सकता। अब जियान इन दोनों को देखता है, डेमन विल को और यूतू को, और कहता है पर तुम लोगों के पास तो फायर एट्रीब्यूट भी नहीं है, मतलब कि उस एविल क्लैन वालों से मुझे और यिंगिंग को डील करना पड़ेगा। तभी डेमन वेल इशारा करता है जियान को स्टोन वॉल की तरफ। इस वॉल पर मिस्टीरियस रून्स थे जहां से मिस्टीरियस पावर निकल रहे थे। दीवार पर लगता है एक फॉर्मेशन बना हुआ था। जियान इसे देखकर हैरान था। उसके बाद जियान इन दोनों से पूछता है कि वो जो एविल क्लैन वाले कितने ज्यादा पावरफुल हैं। ये लोग जियान को उतना उत्तर तो नहीं देते हैं, पर ये जो वॉल था इस पर ये अपना पावरफुल फोर्स यूज करने लगते हैं। फाइनली ये जो स्टोन वॉल था अब खुलने लगता है। इस दीवार के पीछे ही वो दोनों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एविल रेस वाले बंदे थे और साथ में इनहेरिटेंस ऑफ द फेरी मून भी था। इस जगह पर एक स्टोन स्टैचू था और एक पिंजड़ा था, केज। जैसे इस स्टोन वॉल में वाइब्रेशन होने लगते हैं वो वोमेन जो थी अपनी आंखें खोलती है और इस औरत के मतलब मुंह में से एविल पावर इस समय निकल रहा था। पर इस एविल पावर को ये तुरंत ही अपने प्योर पावर से सप्रेस कर देती है। मतलब कि इसके जस्ट पीछे वो दो हार्ट थे जो ब्लैक थिंग्स वाले थे और इन्हीं में से वो एविल ऑरा निकल रही थी। ये दोनों हार्ट काफी तेजी से मतलब बीट कर रहे थे, दिल के समान धड़क रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो ये किसी चीज के आने की वजह से अब डरना शुरू कर दिए हों। अब ये वुमेन भी सोचने लगती कौन ऐसा है। इस वुमेन का नाम कियान यिंग होता है। कौन ऐसा मतलब आया जिसकी वजह से ये दोनों एलियन डरने लगे हैं। एक तो या वो तो वो ग्रे बिस्ट से डरते हैं पर वो काफी दूर है। अब ये कौन है? पर इसके हिसाब से ये जो औरा था इसके लिए काफी ज्यादा फैमिलियर था। ये लड़की जो थी जब भी वो स्टोन स्टैचू को देखती थी मानो इसका दिल फिर से पिघल जाता था, क्योंकि जो स्टोन स्टैचू था उसका नाम था जायोमू यानी जियान के एंसेस्टर। फाइनली यहाँ का जो सील था स्टोन वॉल का ब्रेक हो जाता है और जियान वगैरह बिना ही हेजिटेट किए अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही जियान तुरंत ही एविल ऑरा को फील करता है। कियान यिंग जैसे ही जियान को देखती है और कहती ब्रदर जायोमू, क्या ये आप हो? क्या आप सच में मुझे मिलने आ गए? मैं काफी खुश हूँ। जियान भी इस आवाज के पीछे जाता है। अब इसकी नजर भी एक पर्पल केज पर पड़ती है। उसमें एक ब्यूटीफुल फिगर बैठी हुई थी। इन्हें देखकर तो यूतू और डेमन वेल भी थोड़ा मतलब इस लड़की के लिए सिंपैथी दिखाने लगते हैं। अगर ये लड़की यहाँ पर नहीं होती इन दोनों के हिसाब से तो ये दोनों एविलर्स कब का मतलब पूरा एरिया ही खत्म कर दिए होते। जियान भी इस लड़के को देखता है और फाइनली यहाँ पर एक फैमिलियर ब्लड वाला ऑरा फील करता है मानो कोई इसके फैमिली का हो, जायो क्लैन का। यिंगिंग जियान से पूछती क्या तुम ठीक हो? यूतू तभी कहती है मतलब वो रैबिट कि वो ठीक है, लगता है उसने कुछ याद किया अभी। जियान उस स्टोन स्टैचू की तरफ देखता है और कियान यिंग से कहता है हालांकि ये मेरे जैसी दिखते हैं पर इनके बॉडी पर स्कार है और हालांकि मैं फैमिलियर हूँ इनसे पर शायद मैं ये नहीं हूँ। कियान यिंग भी कहती पर तुम और ये तो सेम ही दिख रहे हो। जियान स्टोन स्टैचू की तरफ देखता है और कहता है मुझे नहीं पता ये कौन है पर ये जो भी है जरूर आपका वेट कर रहे होंगे। तभी कियान यिंग कहती क्या तुम जायो क्लैन के हो? जियान खुश हो जाता है और कहता है हाँ। इतना बोलने के बाद कियान यिंग का हाथ मूव करता है और मानो जियान के अंदर का जो सोर्स ऑफ होली फ्लेम था बाहर आने लगता है। जियान भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कियान यिंग देखती कि जियान के पास अकीरा फ्लेम है। जियान इनसे पूछता है क्या आप इस अकीरा फ्लेम को जानती हो? क्योंकि ये लड़की जियान के अंदर का अकीरा फ्लेम को यूज कर पा रही थी। जियान और भी ज्यादा हैरान था। कियान यिंग स्माइल करती और कहती मैं नहीं, ये जो मतलब स्टोन फिगर जो है ये इनके पास ये था पहले अकीरा होली फ्लेम। तभी जियान कहता अच्छा तो सीनियर जायोमू। अब जियान को समझ में आता लगता है जायोमू एंसेस्टर अभी मरे नहीं है। कियान यिंग कहती मुझे भी नहीं पता जायो क्लैन एक रात में क्या हुआ कि पूरा फैमिली गायब हो गया। ये सुनकर जियान चौंक जाता है। कियान यिंग जियान से कहती तुम जितना सोच रहे हो ना उससे भी ज्यादा ये अकीरा फ्लेम स्ट्रॉन्गर है और शायद इस अकीरा फ्लेम में जायोमू ने कुछ तो रखा है। जियान कहता है पर मैं क्यों नहीं फील कर पाता हूँ। ये कहती जो जायोमू था उनका स्ट्रेंथ डाउजियान लेवल पर था और तुम तो अभी डाउडी लेवल के शुरुआत ही मिडिल लेवल पर हो, तुम कैसे फील कर पाओगे?
ये कहती है जब तुम डाउडी 9 स्टार पर पहुंच जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा और वही चीज तुम्हारा जायो फैमिली को ढूंढने में मदद भी करेगा। इसके बाद कियान इंग की नजर मू इंगिंग पर जाती है और कहती है इसके पास भी तो होली फ्लेम है, शायद हम इस एविल रेस वालों को यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। तभी कियानिंग कहती पर इस लड़की का जो होली फ्लेम है मानो इसको सील किया गया हो जबरदस्ती। इसके बाद ये अपना नाम बताती है कि मेरा नाम कियानिंग है और मैं ब्राइट मून फेरी की एकमात्र डिसाइपल हूँ और मेरे पीछे तो ब्लैक हार्ट दिख रहे हैं, तुम्हें तो पता ही होगा। कियानिंग जियान से कहती कि तुम दोनों का काम मुझे असिस्ट करना है ताकि हम इसे खत्म कर सके। कियानिंग जियान से कहती है तुम दोनों अपना होली फ्लेम पावर यूज करो, इन दोनों को इतना ज्यादा वीक कर दो बाकी मैं देख लूंगी। तभी जियान कहता है आप डाउजियान 1 स्टार पर हो, ये दोनों डाउडी स्टार के पीक पर, फिर भी आप क्यों इनसे इतना डर रही हो। कियानिंग कहती जैसे तुमने ट्विन घोस्ट एम्परर को मारा था ना, उनके 2 हार्ट थे, वैसे ये लोग हैं, ये नॉर्मल एविल रेस से थोड़े अलग हैं, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए आज तक मैंने इन दोनों को सील करके रखा था ताकि जब होली फ्लेम आए तो मैं इन्हें खत्म कर सकूं। और ये कहते इन्हीं दोनों ने मिलकर तो मेरे मास्टर को भी मारा था। किंग यान बताते हैं कि फेरी मून का स्ट्रेंथ उस समय 2 स्टार डाउडी के 2 स्टार डाउजियान के पीक पर था और वो लगभग 3 स्टार डाउजियान में जाने वाली थी। मुझे भी नहीं पता वो कैसे हार गई इन दोनों से। इस दौरान किंग यान बताती है इनको कि ये जो स्पेस है बेसिकली यहाँ पर इनका पावर सप्रेस हो जाता है। जैसे ही यहाँ का पावर निकलना शुरू होता है जियान के बॉडी में जो ब्लड डेमन गोल्ड की रहती है वो भी मानो डरने लगी हो। ये एक बेहतरीन फॉर्मेशन था जियान के हिसाब से भी, और इन पर जो सील लगाया किसी और ने बल्कि फेरी मून ने लगाया था। यूरू कहती है मुझे क्या करना पड़ेगा। कियानिंग कहती है तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बस यूतू और वो डेमन वेल प्रोटेक्ट करेंगे। फाइनली इस केज में से कियानिंग बाहर आ जाती। इसे देख करके जेड रैबिट और डेमन वेल दोनों शॉक्ड हो जाते, कहते क्या तुम इसमें से बाहर भी आ सकती हो। कियानिंग स्माइल करती और कहती हैं ये पर्पल केज तो मेरे मास्टर ने दिया था और ये एक भयंकर लेवल का फाइटिंग स्किल है, तो मैं क्यों इसमें से बाहर नहीं आ सकती हूँ। जैसे ये यहाँ से बाहर आती है जो दोनों एविल हार्ट से काफी तेजी से धड़कने लगते हैं, पर ये दोनों एविल रेसेस अभी भी सो रहे थे। कियानिंग बताती इनका नाम था जुआनमिंग ट्विंस और कियांगिंग जियान वगैरह को बताती है कि ये जो एविल रेस के हैं इनका ब्रांच थोड़ा वीक है। ये सुनकर जियान और भी चौंक जाता है, मतलब ये वीक है तो पावरफुल कौन है फिर। तभी कियानिंग कहती है कि जब तुम डाउजियान लेवल में पहुंच जाओगे ना तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। अब कियानिंग इन दोनों से कहती है क्या तुम दोनों रेडी हो। जियान भी कहता है हाँ शुरू करते हैं। जियान तुरंत ही अपना अकीरा फ्लेम को सम्मन कर लेता है और यिंगिंग भी अपने अज्योर फ्लेम को। पर जैसे ही अज्योर फ्लेम प्रकट होता है जियान का अकीरा फ्लेम थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि अज्योर फ्लेम थोड़ा सा या इससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था अकीरा से। इन सभी होली फ्लेम के बारे में अंकल ड्रैगन किंग को ज्यादा पता होगा, पर अभी वो सो रहे हैं तो जियान कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद कियांगिन भी अपने बॉडी का पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ यूज करने लगती हैं और ये इन दोनों पावर को बेसिकली फ्यूज कर ले रही थी और इन पावर को ये बेसिकली उस पर्पल केज में जहां पर वो दोनों हार्ट्स थे वहां पर भेजने लगती हैं। इस पावर के कारण ये दोनों हार्ट काफी ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं और कियानिंग अपने इस पावर से इन दोनों को यानी इन दोनों हार्ट्स को पूरी तरह से घेर लेती है। उसके बाद जियान और यिंगिंग को तुरंत ही अपने होली फ्लेम को यहाँ पर भेजने को कहती हैं। जैसे इन दोनों का होली फ्लेम पावर इन दोनों हार्ट्स को टच करता है मानो ये काफी तेजी से कांपने लगते हैं। कियानिंग तुरंत ही कहते हैं अपना स्ट्रेंथ बढ़ाओ। धीरे धीरे जो इन हार्ट्स के ऊपर वो ब्लैक हो रहा रहता है खत्म होने लगता है, फिर भी ये काफी नहीं था। कियानिंग तुरंत अपने बॉडी में से एक सिल्वर पावर निकालती, इसके जब प्रेशर था उससे जियान वगैरह भी इस समय कांप रहे थे। जेड रैबिट जब इस अटैक को देखता है कियानिंग के पास तो ये हैरान हो जाता है, इसे लगा नहीं था कि इस अटैक को सिल्वर बो अटैक को ये मास्टर कर लेगी। बेसिकली एक धनुष के आकार का था और इस अटैक से अब ये इन दोनों हार्ट्स पर अटैक कर देती, प्लस इनका पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इसमें मिक्स था। इस समय ये अभी मतलब अपने पावर को कंसंट्रेट कर रही थी, तभी जियान बोलता है ये सही नहीं है। यूतू तुरंत ही पूछता है क्या कुछ गड़बड़ है क्या। जियान और यिंगिंग एक साथ कहते हैं ये दोनों एलियन रेसेस जाग चुके हैं। ये सुनकर तो यूतू का भी चेहरा अगली हो जाता है, पर फिर भी जियान अपने होली फ्लेम से इनके जो पावर था विल पावर को लगातार प्यूरिफाई कर रहा था। पर यहाँ से एक ह्यूज एविल पावर निकलती है और जियान और यिंगिंग के होली फ्लेम को सप्रेस करते हुए ये बाहर आ जाती है। मानो कियानिंग को लगा था ये लोग जाग ही जाएंगे, ये कहती अच्छा तो तुम लोग जाग ही गए। अब इस केज में रखे दोनों हार्ट में से एक अलग ही एविल पावर लगातार निकल रही थी। इनमें से एक भाई का नाम यूजुन और दूसरे का नाम मिंगजुन रहता है। इनमें से ये कहते हैं एक तो यहाँ पर 2 होली फ्लेम आ गए हैं, पर एक कहता है यूंगजुन कि पर इनके जो ओनर है होली फ्लेम के लगता है काफी वीक है। दोनों भाई डिसाइड करते हैं इन दोनों को ये किसी भी हाल में मार देंगे। ये निकलने की कोशिश करता है इस पर्पल केस से, पर ये नाकामयाब था। कियानिंग जियान और इनसे कहते तुम लोग इन्हें कैसे भी रोको, मैं अपने अटैक को कंडेंस कर रही हूँ। तभी डेमन वेल भी जियान के साइड में आ जाता है और यूतू भी कहते हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, पर यूतू को जियान पीछे भेज देता है क्योंकि यूरू को भी तो प्रोटेक्ट करना था। जियान वगैरह लगातार होली फ्लेम का पावर इस पर्पल केज में भेज रहे थे और इस बार ये दोनों होली फ्लेम का सोर्स पावर यूज करते हैं तो इस पावर को एविल क्लैन वाले भी ज्यादा देर तक सह नहीं पा रहे थे। पर जियान और यिंगिंग यहीं पर नहीं रुकते, ये तुरंत अपने होली फ्लेम क्रिस्टल को भी सम्मन कर लेते हैं। तभी मिंगजुन और यूजुन हंसते और कहते हैं हालांकि तुम्हारे पास जो होली फ्लेम है काफी स्ट्रांग है पर तुम दोनों काफी वीक हो। इस दौरान ये हंसते हैं। इसके तुरंत बाद ही यूजुन के बॉडी में से एक टेरिफाइंग ब्लैक एनर्जी निकलती है, पर्पल केज को छेदते हुए ये जियान की तरफ बढ़ने लगती है।
पर इसमें जो रहता है फेरी मून का भी अटैक मिक्स रहता है। ये देखकर डेमनवेल कहता है इसके पास इसके ब्लैक की में मतलब ये फेरी और कहाँ से आ गया। अब जियान इस अटैक के डिफेंस के लिए अपने को तैयार कर रहा था, तब इसके बॉडी में मानो कुछ तो मूव करने लगता है। और जो जियान के बॉडी में मूवमेंट हो रहा था ये किसी और का नहीं बल्कि इसके सोल ईटर टालिस्मैन का होता है। और ये फील कर लेते कि ये जो एविल ऑरा है नीदरलैंड नीदर वर्ल्ड ट्विंस की है। और ये कहते कि अगर मैं इनको खा लूं तो मेरा स्ट्रेंथ पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। तभी एक और आवाज आती है, मतलब ये जो भी थे अपने मन में बोलते हैं, ये कोई और नहीं बल्कि अपने गोल्डन ड्रैगन किंग होते। ये कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि सोल ईटर लॉर्ड सोल ईटर टालिस्मैन में छिपेंगे। अगर जियान यहाँ होता तो पहचान जाता कि दूसरी वाली आवाज गोल्डन ड्रैगन किंग की थी। सोल ईटर अंकल जो कि सोल डेवरिंग टालिस्मैन में होते, जब ये आवाज सुनते कहते कौन है, क्योंकि इनके हिसाब से तो जियान की बॉडी में बस यही है। और ये आवाज को सुनकर यानी गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज को सुनकर ये भी थोड़ा अनईजी फील करते हैं। हालांकि सोल ईटर टालिस्मैन के जो अंकल रहते हैं ये फाइटिंग गॉड लेवल पर तो नहीं पर फाइटिंग इमॉर्टल लेवल्स पर रहते हैं। और डाउजियान लेवल के बहुत कम ही वॉरियर्स थे गिने चुने जो इनको हरा सकते थे। सोल ईटर टालिस्मैन के सामने तुरंत ही गोल्डन ड्रैगन किंग आ जाते। इन्हें देख करके सोल ईटर भी हैरान हो जाते, कहते तुम। गोल्डन ड्रैगन किंग स्माइल करते और कहते क्या मैं तुम्हें सोल ईटर टालिस्मैन कहूँ या लॉर्ड ऑफ द सोल ईटर कहूँ, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द सोल ईटर ही इस सोल ईटर टालिस्मैन में रह रहे थे और इन्हें किसी और ने बल्कि नहीं गोल्डन ड्रैगन किंग पहले से जानते थे ये बात। लॉर्ड सोल ईटर इस दौरान गोल्डन ड्रैगन किंग से कहते हैं मैं काफी ज्यादा इंजर्ड था और मैं इस सोल ईटर टालिस्मैन के अंदर था। फाइनली जब मैंने कई सारे घोंसले ऑरा को एब्जॉर्ब किया अब जाकर मैं ठीक ठाक हुआ हूँ। पर फिर भी लॉर्ड सोल ईटर इनसे पूछते कि तुम कौन हो। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग अपने ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सोल ईटर बहुत चक्के रह जाते हैं और कहते द किंग ऑफ ड्रैगन्स गोल्डन ड्रैगन किंग तुम। हालांकि लॉर्ड सोल ईटर खुद एक मतलब पावरफुल इंसान थे और प्राउडी नेचर के थे, पर गोल्डन ड्रैगन किंग के सामने ये असमर्थ थे। पर लॉर्ड सोल ईटर हेल्पलेसली कहते हैं और रिग्रेटफुली मुझे लगा नहीं था कि तुम भी अपना मतलब मेन बॉडी को तुम छोड़ दोगे, यानी एविल क्लैन वालों ने तुमको भी हरा दिया और तुम एक सोल के फॉर्म में होगे। अब लॉर्ड सोल ईटर इनको बताते हैं कि पास्ट में जब वो 7 रियल्म्स का बैटल चल रहा था एविल क्लैन के खिलाफ, तो मैंने पहली बार डिस्कवर किया कि मेरा जो सोल ईटर टालिस्मैन है ये उनके एविल पावर को खा सकता है और इसको मैं बाद में अपनी घोष एनर्जी में बदल करके एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। पर गोल्डन ड्रैगन किंग स्माइल करते हैं और कहते हैं लॉर्ड सोल ईटर, पर ये जो सोल ईटर टालिस्मैन है ना अब मेरे प्रीसियस डिसाइपल यानी जियान के पास रहेगा। ये सुनकर लॉर्ड सोल ईटर भी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि ये खुद पावरफुल थे पर जो सोल ईटर टालिस्मैन था अगर ये इनके साथ नहीं रहेगा तो इनको भी काफी मुसीबत हो सकती है। गोल्डन ड्रैगन किंग कह सकते हैं हालांकि तुम इसे हमेशा के लिए नहीं दे सकते हो पर कुछ समय के लिए तो दे ही सकते हो। लॉर्ड सोल ईटर कहते क्या तुम लोग यानी टाउशे और तुम इस रियल के सेंटर में जाना चाहते हो, क्योंकि इनको पता था लॉर्ड सोल ईटर को ड्रैगन किंग और टाउसे के मतलब पुराने कारनामों के बारे में। तभी लॉर्ड सोल ईटर कहते हैं वो बच्चे उन दोनों घोषली पावर एविल ऑरा को नहीं संभाल पाएंगे। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं ठीक है मैं चला जाता हूँ। इनके जाने के बाद सोल ईटर डायरेक्टली जियान से बात करते हैं और कहते हैं अच्छा तो तुम जियान हो। उसके बाद जियान देखता है कि जो सोल डेवोरिंग टालिस्मैन था फिर से अचानक से चमकने लगता है। यूजुन ने अब तक जियान पर अटैक कर दिया था, जियान इस अटैक को ब्लॉक भी नहीं कर सकता था। जियान भी डायरेक्टली इस सोल ईटर डेवोरिंग टालिस्मैन से कहता अब ये तुम्हारे ऊपर है। कियानिंग इस दौरान जियान से कहती सावधान रहो काफी भयंकर पावर है। कियानिंग देखती और बाकी लोगों से कहती मुझे लगता है ये जियान संभाल लेगा, इसके पास कुछ ना कुछ तो पावरफुल चीज है। कियानिंग भी ये सोल डेवोरिंग टालिस्मैन का पावर फील करती पर इन्हें पता नहीं था ये क्या चीज है। अब इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए जियान अकेला सामने आता है, अपनी होली फ्लेम पावर से इस ब्लैक गैस पर यह अटैक कर देता है। पर इसके होली फ्लेम में वो सिनिस्टर ऑरा सोल ईटर टालिस्मैन का मिक्स था, ये कोई नहीं जान पाता है। और जियान लगातार इस डेवोरिंग टालिस्मैन से बात कर रहा था। हालांकि एविल फोर्स काफी स्ट्रांग होती पर जियान के अटैक के टकराने के कारण यहाँ पर भयंकर रिपल्स होता है पर जियान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। डेमनवेल को भरोसा ही नहीं होता है इस प्रकार का भयंकर पावर और जियान को कुछ ना हुआ, इम्पॉसिबल है ये। और इधर ये जो दोनों घोस्ट रहे थे एविल ऑरा वाले इनको भी भरोसा नहीं हो रहा था। और ये जो ब्लैक ऑरा थी जियान के होली फ्लेम में मिक्स होकर के सोल डेवरिंग टालिस्मैन में एंटर करने लगती है और कोई नोटिस भी नहीं कर पा रहा था। अब यिंग और जियान लगातार अपने होली फ्लेम से इन्हें पिघलाने की कोशिश कर रहे थे, यानी एविल ऑरा को प्यूरिफाई करने की कोशिश। अब मिंग जून एक पावरफुल अटैक बनाता है, पूरा जो पर्पल केस था उसको ये कवर कर लेता है। लग रहा था अब ये पर्पल केस भी ब्रेक कर जाएगा। यूरू हैरान थी, ये तुरंत ही अंकल यूतू से पूछती अगर ये फॉर्मेशन ब्रेक हो गया तो क्या होगा। अंकल यूतू बताते कि इनका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि इस फॉर्मेशन के कारण इनका स्ट्रेंथ जो है अभी सप्रेस है। दोनों भाई मिलकर अपने फ्यूजन अटैक से इस केज पर अटैक कर रहे थे और ये अटैक फाइनली जियान की तरफ बढ़ने वाला था। कियांग यिन भी लगातार अटैक कर रही थी। इधर जियान का होली फ्लेम, यिंगिंग का होली फ्लेम और कियांग यिन का जो अटैक था धनुष वाला एक साथ इनकी तरफ बढ़ रहे थे और इधर ये दोनों भाई मिलकर इस केज को तोड़ने में लगे हुए थे। इधर जो ये यूजुन होता है मिंग जून इनमें से एक कहता है
मेरे हिसाब से जो लड़का इसके अंदर ब्लड डेमंस का ब्लड है, यानी हमारे जैसा। तभी दूसरा भाई कहता है इसके पास हमारा पावर कैसे हो सकता है। इस प्रकार के जो सामने से अटैक कर रहे थे देखकर ये दोनों भी तो चुप नहीं बैठने वाले थे। जियान वगैरह का जब तक अटैक यहाँ पर पहुंचता इन दोनों ने पर्पल केज को तोड़ दिया था। आसपास पूरा डेमोनिक ब्लड रेड मिस्ट छा जाता है। इस ब्लड मिस्ट के छाये में जब सभी लोग एक सक्शन फोर्स के कारण परेशान थे, जियान डायरेक्टली इन दोनों एविल रेस के पास पहुंचता है और अपने पाम से एक पावरफुल अटैक कर देता है। किसी को पता नहीं था कि इसमें जियान का वो सोल ईटर टैलिस्मैन का पावर मिक्स है। और जैसे ही जियान का अटैक इनसे टकराता है, दोनों एविल रेस वाले बंदे चिल्लाने लगते हैं। जियान समझ जाता है इसका अटैक काम कर रहा है, यानी सोल ईटर टैलिस्मैन काम कर रहा है। दोनों एविल रेस वाले बंदे भागने लगते हैं। जियान इनके पीछे पीछे जाता है। इन दोनों एविल रेस के बंदों का स्ट्रेंथ जो था काफी तेजी से घटना शुरू हो गया था। कियांग इन इस दौरान तुरंत ही जियान के पास आती, कहीं जियान को कुछ हो ना जाए। जियान को अब समझ में नहीं आ रहा था इसका सोल डेवोरिंग टैलिस्मैन करना क्या चाह रहा था, क्योंकि ये यहाँ का जो भी पावर था एब्जॉर्ब करते जा रहा था। इस बार तो सोल डेवोरिंग टैलिस्मैन इन दोनों घोस्ट को अपने रिंग में खींच लेता है, इनको फिर से खाने लगता है। पर जियान एक चीज फील करता है, सोल डेवोरिंग टैलिस्मैन का जो पावर था पहले से कहीं ज्यादा गुना बढ़ चुका था। अब जियान भी सोचता है क्योंकि ये भी चीज मतलब जो है ये भी घोस्ट वर्ल्ड की है, तो जियान को इसके बारे में जो इसका रहस्य है इसको जानना ही पड़ेगा। इनका लगभग पावर सोल डेवरिंग टैलिस्मैन खा चुका था। ये दोनों जो ट्विंस ब्रदर्स थे काफी गुस्से में थे और इन पर कियांग इन एक पावरफुल फोर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ मिलकर अटैक कर देती है। जैसे इस अटैक को इन दोनों भाई देखते हैं, ये चिल्लाते हैं, गोरफिंड हमारी रक्षा करो। इनके बोलते यहाँ पर एक अनफैमिलियर फिगर प्रकट होने लगता है। हालांकि ये दिखने में काफी छोटा लग रहा था, पर इसका जो ऑरा था इतना तो स्ट्रांग था कि मानो इस दुनिया को ही खत्म कर दे। अब ये जो ब्लैक रॉक फिगर प्रकट होता है इन दोनों से पूछता है क्या तुम्हें वो चीज मिल गया? मुझे वैसे तो लगा नहीं था कि तुम लोग अभी जिंदा भी हो गए। इसकी बात सुनकर जो यूजुन रहता है तुरंत एक सिल्वर स्टोन निकालता है और कहता हाँ मेरे पास ये चीज है। और ये बेसिकली मास्टर का फेरी मून का इनहेरिटेंस था। इसे देख करके कियांग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और ये सेम वैसा ही था जैसे यूरो के फोरहेड पर मार्क था। ये ब्लैक रॉब मैन तो बिल्कुल भी जियान के होली फ्लेम वगैरह से भी नहीं डर रहा था। और ये वही बंदा था जो की हाउकिंग की बॉडी में जो ब्लड कर्स वाला मार्क था ना, उसी में ये था। और ये बंदा शायद डाउजियान लेवल पर था। पर तभी कियांग कहती मेरे हिसाब से ये बंदा जो है अपने फुल पावर के साथ यहाँ पर नहीं आया, ये एक ह्यूमन के बॉडी में प्रवेश किया, पर ये घोरफिंड का सोर्स पावर है। ये ब्लैक रोबमैन हंसता और कहता है कियांग फेरी मून के डिसाइपल तुम सही कह रही हो। पर ये हंसता और कहता है तुम लोग फिर भी मुझे रोक नहीं पाओगे। पर ये घोरफिंड क्या करता है कि ये तुरंत ही जियान और हिंगिंग पर अटैक कर देता है। और क्योंकि ये डाउडी पीक पर रहता है तो ये जियान और हिंगिंग को एक ही पल में हरा सकता था। तभी कियांग एक पावरफुल अटैक इस घोरफिंड पर कर देती है। पर इनका जो अटैक था काफी स्लोअर था। घोरफिंड जैसे जियान के साइड में आता कहता है हालांकि तुम्हारे पास कई सारे सीक्रेट्स हैं पर इट्स ओवर। इसके पाम पर इस समय एक ब्लड डेमन की होती है और ये वही ऑरा था जिसे जियान एक बार फाइट कर चुका था, यानी घोरफिंड के ऑरा। अगर इस अटैक से जियान टकराया इसका मरना पक्का था। जियान इस समय मूव भी नहीं कर पा रहा था इस अटैक के आने के कारण। यिंगिंग भी इस समय जियान की तरफ बढ़ना चाहती थी पर समय कम था। कियांग इसको रोक लेती क्योंकि इस अटैक को यिंगिंग भी नहीं संभाल पाती थी। यिंगिंग रोने लगती है, मतलब कहती है वो मर जाएगा। पर कियांग कहती है उस लड़के पर ट्रस्ट करो, क्योंकि जायोम अगर किसी को फेवर कर रहे हो तो वो बंदा आम बंदा तो नहीं होगा। इस समय यिंगिंग गुस्से के कारण नीली हो जाती है, इसकी बॉडी पूरी अज़्योर फ्लेम से कवर्ड हो जाती है। अगर जियान को कुछ भी हुआ तो ये यहाँ पर जला के राख कर देगी। अब जियान भी नहीं रुकता, ये फोर्सफुली अपने एंशिएंट जुआन रूलर को निकालता है और इसके दिमाग में एक ही चीज था, शिफ्टिंग द स्काई रूलर टेक्निक यूज करना, यानी वो होली फ्लेम स्केल। ये अटैक जियान को हिट करने वाला होता है। जियान बोलता है मूव द रूलर, मूव इट टू मी। अब जियान का जो एंशिएंट जुआन रूलर था मिस्टीरियस तरीके से मूव करने लगा था और जब भी घोरफिंड का अटैक इसे टच करता था ये तुरंत ही गायब हो जाता था। और जियान का अटैक विशियसली इस घोरफिंड के ब्लैक रोब पर अटैक कर देता है। घोरफिंड भी अब काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि इसका अटैक जो था डाउडी पीक के बंदे को मार सकता था, पर ये इस बच्चे के सामने नाकामयाब था। ब्लड डेमन भागने की कोशिश करता है पर ये जियान के अटैक से बच नहीं पाता और ये चीखने चिल्लाने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर कियांग भी इस पर एक पाम अटैक कर देती है और ये खून की उल्टी करने लगता है। बेसिकली अभी क्या हुआ था, क्योंकि जियान शिफ्टिंग रूलर टेक्निक यूज कर रहा था जो कि एक होली लेवल का स्किल था, तो ये अटैक क्या करता है कि इस बंदे के पावर को एब्जॉर्ब करके कहीं और डाइवर्ट कर देता है, यानी कि यूतू आइलैंड पर, और वहां पर तबाही थोड़ी बहुत हो जाती है इस बंदे के अटैक के कारण। और जो जेड रैबिट आइलैंड रहता है इस समय अच्छा खासा तहस नहस हो चुका था। कियांग जियान से कहती जियान हेल्प करो। जियान तुरंत ही कई सारे मेडिसिनल पिल्स खाते, इसके नसें इस समय दिखने लगी थी। इस समय एक ब्लड मिस्ट में कवर्ड दोनों भाई इस ब्लैक रोबमैन से कहते हैं ये बंदे के पास कैसा पावर है। इस समय ये दोनों काफी ज्यादा घायल थे और जियान से डर रहे थे। ब्लैक रोबमैन रुकता नहीं क्योंकि इसको यहाँ से लेकर वो इनहेरिटेंस को लेकर जाना था। ये तुरंत ही कई सारे ब्लड डार्क डेमन के रिपल्स क्रिएट करने लगता है।
जैसे ये रिपल्स जन्म लेता है, जियान के चेस्ट में जो वो ब्लड डेमन की था वो भी वायलेंटली जियान को हर्ट करने लगता है। पर कियांग इन भी इस दौरान रुकती नहीं, अपने सिल्वर पावर से उस डार्क डेमन पर अटैक कर देती है। जियान भी अपने अखीरा फ्लेम का सबसे पावरफुल अटैक रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल यूज कर रहा होता है। और ये ब्लैक रॉब जो गाय होता है इस समय, इसका ऑरा जियान अपने इस टेक्निक से सप्रेस कर दिया रहता है। अब ये भी यहाँ से भागने की कोशिश में लगा था। इस सीन को देखकर ये जो ब्लैक रॉब मैन था, इसके हाथ में जो वो इनहेरिटेंस था वो उसको दूसरी तरफ उछाल देता है। उसके बाद ये यहाँ से तीनों मतलब भागने लगता है और ये बंदा जाते जाते कहता है, अगली बार जब हमारा एलियन एविल रेस आएगा तो तुम सभी मारे जाओगे। जियान आगे जाता है इसको अपने एंशिएंट जुआ नूलर से अटैक करने, पर जियान जैसे ही अटैक करता है ये बंदे यहाँ से गायब हो जाते हैं। इनमें से एक भाई को सोल ईटर डेवोरिंग टालिस्मैन पकड़ लेता है और इसकी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी इसके सामने गोल्डन ड्रैगन किंग आते हैं और कहते लगता है इतना पावर एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारा स्ट्रेंथ डाउजियन लेवल पर फिर से पहुंच जाएगा। और गोल्डन ड्रैगन किंग स्माइल करते हैं और कहते हैं जियान को लेकर मैं घोस्ट वर्ल्ड में जाऊंगा, तो उम्मीद करता हूं तुम हमारी उस समय हेल्प करोगे। ये सुनकर लॉर्ड सोल ईटर कहते हैं जरूर। बाकी दोनों बंदे मतलब भाग चुके थे, पर जियान इन सभी लोगों से कहता है मुझे लगा था कि मैं उन दोनों को भी मार दूंगा, पर सॉरी मैं नाकामयाब रहा। पर कियांग इन स्माइल करती और कहती तुमने काफी अच्छा किया। इस समय जो फेरी मूनस्टोन होता है इस समय यूरो के पास होता है। इसके बाद कियांग इन कहते हैं तुम इस इनहेरिटेंस को हासिल करो, हालांकि इसमें चांसेस काफी कम रहते हैं। अब मैं जाकर इस रूइंस के जो बाकी हिस्से हैं उनको रिपेयर करती हूँ। तभी जियान यूरो से कहता है डरने की बात नहीं है, सभी चीज बेहतर होगा। कियांग इन जाने वाली थी, पर इस समय यहाँ से जियान, डेमन और वेल और बाकी लोग यहाँ से निकल जाते हैं, तो यहाँ पर यूरो और कियांग इन ही बसती हैं। जियान के जाने के बाद कियांग इन यूरो से पूछती क्या तुम उस लड़के को पसंद करती हो। ये सुनकर यूरो थोड़ा ब्लश करने लगती है। तभी कियांग इन कहती है ये लड़का काफी स्ट्रांग है, मतलब ही इज टू गुड। अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो तुम्हें भी स्ट्रांगर बनना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा जायू फैमिली का है। तुम जानती हो ना जायू क्लैन के बारे में। यूरो कहती है हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो मुझे इनहेरिटेंस भी चाहिए था। इसके बाद कियांग इन कहती है फिर चलो शुरू करते हैं। ये इनहेरिटेंस काफी टफ था, अगर तुम इसे हासिल कर ली तो तुम काफी स्ट्रांग हो जाओगी, अगर तुम नाकामयाब रही तो तुम्हारा मरना पक्का है। इसके बाद कियांग इन यहाँ के स्पेस को सील कर देती है। जाते जाते ये जायोमू की तरफ देखती है और कहती जायोमू तुम हमेशा मुझसे पीछे मतलब छोड़कर भागते रहते हो, और इस दौरान 1 साल बीत गए रहते हैं। तो गाइज अगर शाम में टाइम मिला तो ज़रूर मैं एक 15 से 20 मिनट की वीडियो तो डाल ही दूंगा। मिलते हैं रात में या कल सुबह, देखते हैं।